तो मीडिया में भी प्रॉपर पैकेज होते हैं कि आपका हम ये पीआर करेंगे, ये मैनेज करेंगे, तो आप इतने पैसे दोगे। तो अचानक अगर किसी भी इवेंट, कोई भी घटना अगर हो रही है टीवी पे, तो समझ जाना कि इसके पैसे मिले। तो सरकार तो बहुत बड़ी फंडर होती है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। पिछले 10 साल में आपने कौन सा एंकर बैठ के ऐसा देखा जो जैसे वो विपक्ष से पूछ रहा है वैसे इसने मोदी की फ़ोटो लगा के और मोदी को गरियाया हो? राम रहीम के केस में कोई ऐसा थोड़ा ना कि विक्टिम गई और एफआईआर कराई और बाबा को पकड़ लिया। तो 2002 के टाइम पे सिरसा में इंटरनली ही एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें एक साध्वी ने यह आरोप लगाया कि बाबा इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ एक गलत काम कर रहे हैं। ये पत्र रामचंद्र छत्रपति को हाथ लग जाता है। उनका एक अखबार था जिसका नाम था पूरा सच, इसमें उन्होंने ये छाप दिया। तो बाबा ने अपने लोग भेजे, तो इन्होंने जाके गेट खटखटाया, तो रामचंद्र छत्रपति ने अपने दोनों बेटों को अंदर रखा और वो बाहर आ गए। इतने में करीब 5-6 बंदूक की गोलियां। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने अगर एक लाइन गलत बोली हो, मैं पूरी वीडियो हटा दूंगा, पूरी वीडियो हटा दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। और सबका प्रूफ है आपके पास? सबका। मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ। आईआईटी बाबा नशे करता है, बकचोदियाँ करता है, सब कुछ करता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आईआईटी बाबा इस देश को उतना नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं जितना ये मीडिया हर दिन हिंदू मुस्लिम करके ये जो पहुँचाती है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ। अगर आप भी कोई किसी तरीके का बिजनेस करते हो या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपने एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करी होगी कि कुछ ब्रांड्स या कुछ पार्टीज़ बिना इन्वॉइस के पेमेंट क्लियर नहीं करते हैं, और इन्वॉइस जनरेट करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है उस केस में, जो कि सॉल्व हो सकती है सिर्फ 2 मिनट में Odoo के थ्रू। Odoo.com पे जाकर आप अपने क्लाइंट्स के लिए इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, वाटरमार्क फ्री, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। आपको करना ही है, आपको जाना है Odoo.com पे, वहाँ पर जाओ, रजिस्टर करो और वहाँ पर कस्टमर इनवॉइस पर क्लिक करके अपना इनवॉइस जनरेट करो। वहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स डालो, कस्टमर डिटेल्स डालो, अपनी बिलिंग डिटेल्स डालो और अपना लेआउट सेलेक्ट कर कर वहीं से अपने क्लाइंट या कस्टमर को इनवॉइस भेज भी सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पर पेड और अनपेड क्लाइंट्स का डेटा भी मिल जाएगा और इसी तरीके से आप वेंडर बिल भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, विद फ्री होस्टिंग एंड लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट भी बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बिना किसी देरी के अब पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में बातें होंगी बहुत ही ट्रेंडिंग और करंट मुद्दों की। आज हमारे साथ है एक जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह। भाई ये बनाते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर वीडियोस, एकदम जेन्युइन रिपोर्टिंग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने कहा भाई हमारे पॉडकास्ट पे आओ, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हम भी कर लें थोड़ा आपके साथ। भाई आज तक में नौकरी कर चुके हैं और मीडिया की रियल साइड आज हम जानेंगे भाई से, क्योंकि अब ये वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो खुल के हमारे को सब बता सकते हैं। तो स्वागत है भाई आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई। मैं शुभम हूँ। ये पीयूष है, ये दीपक है। मैं यही बता रहा था कि रिपोर्टिंग ऐसे हो रही है। ये तो सही एग्जाम्पल दे दिया भाई आपने। भाई आप तो कॉमेडी भी हो। श्याम भाई एक बात बताओ यार, जैसे अभी करंट मुद्दा चल रहा था लेटेंट वाला, उसमें सबने मतलब आम जनता को भी समझ आ गया कि भाई ये मुद्दा इतना उठाने वाला था नहीं मीडिया के द्वारा, और भी ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन ये प्राइम टाइम रिपोर्टिंग होना या सोशल मीडिया के मुद्दों को नेशनल इशू बना देना, ये सब किसी के ऑर्डर पे हो रहा है। ठीक है, सिंस आप अंदर काम कर चुके हो, और ऐसा भी न्यूज़ आ रही थी, आम जनता भी समझ गई थी कि ये जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। तो सिंस आप अंदर काम कर चुके हो, तो क्या सच में ऐसा होता है कि स्केपगोट ढूंढा जाता है, कुछ बड़ी चीज़ें दबाने के लिए छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जाता है, ऐसा होता है? नहीं, देखो, एक बार को अगर आप मीडिया में नहीं हैं तो आपको बड़ा ऐसी बातों पर यकीन नहीं होता कि यार कोई मुद्दा आया है और उसे दबाने के लिए कोई ऐसे कॉल आती होंगी कि इस मुद्दे को उठाओ, इसको मत उठाओ। बाहर से ऐसा लग सकता है कि ये तो हवा वाली बातें हैं। मैं समय रैना वाले केस की तो नहीं कह रहा कि भाई, क्योंकि मैं हूँ नहीं, तो ये भी नहीं कह सकता कि समय रैना किसी मुद्दे को भटकाने के लिए लाया गया। हवा वाली बात नहीं करूँगा, पर मैंने मीडिया में काम किया है और मीडिया के लोगों के साथ ही बैठता हूँ, सारे टाइम उन्हीं के साथ जाता है। ये बिल्कुल सच बात है कि प्रॉपर, मैं तो उन लोगों को जानता भी हूँ, पार्टी के कौन कौन से लोग होते हैं जो कॉल करते हैं मीडिया के लोगों के कि ये वाली न्यूज़ है, इसको चला दो, हेडलाइन कुछ ऐसी तरह, मतलब लोग हेडलाइन तक भेजते हैं, बाकी तो आप लिख के कि ये ऐसे जाना चाहिए। हाँ। और दूसरा,
ये तो बहुत क्लियर है मीडिया में, जो मैं कह सकता हूँ इंडिया टुडे में भी मैं था, कि मोदी, अमित शाह और योगी, खासकर अमित शाह और मोदी, इन दो लोगों के नाम आप उसमें नहीं डाल सकते हो हेडलाइन में। कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी, जैसे एक उदाहरण दूंगा कि एक बार मैंने न्यूज़ लिखी थी, एक न्यूज़ थी, तो न्यूज़ ये थी कि जल निगम में, यूपी जल निगम में 6 महीने से करीब सैलरी नहीं मिल रही है। अब यही खबर मान के चलो राजस्थान की है, तो उस खबर में ये लिखी जाएगी कि गहलोत सरकार के अंदर जल निगम ने जो है 6 महीने से सैलरी नहीं दी, और उसमें गहलोत की तस्वीर लगेगी। लेकिन ये चूँकि यूपी की खबर थी, तो मैंने उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यही लिखा कि योगी सरकार में जल निगम को जो है सैलरी नहीं मिली है 6 महीने से। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि गहलोत का फ़ोटो जाएगा, ये नहीं कि जल निगम के कोई अधिकारी का फ़ोटो जाएगा या ऐसे। तो मैंने जब यूपी सरकार का मामला था, 6 महीने से जल निगम में सैलरी नहीं मिली थी, इवन मेरे फादर खुद जल निगम में, तो उन्होंने ये खबर भेजी थी, तो मैंने उसमें योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो लगा दिया और ये लिख दिया कि योगी सरकार में 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। तुरंत कॉल आया, और तुरंत, ये कॉल नहीं कह रहा मैं, अपने जो मेरे बॉस थे उन्होंने बोला कि आप इसमें योगी की फ़ोटो हटाओ और नाम भी हटाओ। हाँ, तो बस केवल उसमें यही लिखी कि जल निगम ने जो है 4 महीने से सैलरी नहीं, लेकिन जल निगम का मालिक कौन है, कौन के ऑर्डर से सैलरी जाती हैं, ये सब नहीं, जबकि गवर्नमेंट ही बजट देती है जल निगम को, तभी किसी की सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, कि आप अमित शाह का नाम नहीं लिख सकते हो, योगी पे तो कई बार ये हमलावर हो भी जाते हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी, इन दोनों का नाम आप किसी भी मीडिया चैनल को उठा के देख लो, कहीं मिलेगा नहीं। तो ये पूरा एकदम से बैंड है ये चीज़ एक तरीके से, नहीं, use ही बिल्कुल, नहीं ये कर सकते। लिखित अलिखित नियम है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मीडिया का कोई भी, किसी भी पर्सन से जो भी हो, आप उससे एक बार बात कर लो, आपको पता चल जाएगा ये सच्चाई है कि नहीं। बट भाई ये ऐसा है क्यों? क्योंकि ये मीडिया चैनल्स फंडेड हैं गवर्नमेंट से, या ये डरते हैं? क्या सीन क्या है? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें क्योंकि भाई मीडिया को तो माना जाता है एक स्तंभ हमारी डेमोक्रेसी का, कि क्योंकि मीडिया ही ऐसी वो होती है कि सवाल उठा सकती है, कोई डरता नहीं है। मीडिया वालों की तो इमेज ऐसी है कि कुछ भी पूछ सकते हैं और ये वो, तो ऐसा क्यों है? नहीं, देखो, आज तक की अगर वेबसाइट खोलोगे आप, सबसे पहले आपको ऊपर जो टिकर होता है उसमें योगी आदित्यनाथ का या नरेंद्र मोदी का कोई प्रचार ही दिखेगा। तो ये प्रचार होते हैं करोड़ों करोड़ों के। बाबा रामदेव का आप देखते हो हर दिन, कि हर चौथे दिन इंडिया न्यूज़ पे, आज तक पे बाबा रामदेव आके अपना योग कर रहे हैं। तो ये ऐसे थोड़ा ना कि जनता को योग दिखाने, प्रॉपर पतंजलि की तरफ से करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ रुपए का ऐड जाता है, तब वो बाबा रामदेव को बुलाते हैं। और एक एक इंटरव्यू के लिए प्रॉपर पीआर एजेंसी होती हैं, वो आपको ईमेल करेंगी। मुझे खुद ईमेल आते हैं कि आप फलाने गुरु का इंटरव्यू कर लो, आप फलाने नेता का कर दो, और आप इतने पैसे ले लो। तो मीडिया में भी प्रॉपर पैकेज होते हैं कि आपका हम ये पीआर करेंगे, ये मैनेज करेंगे, तो आप इतने पैसे दोगे। तो अचानक अगर किसी भी इवेंट, कोई भी घटना अगर हो रही है टीवी पे, तो समझ जाना कि इसके पैसे मिले। तो सरकार तो बहुत बड़ी फंडर होती है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसलिए एक तो ये रीज़न है कि आप जिससे पैसे ले रहे हो, आप उसके खिलाफ बोल कैसे दोगे? बोल ही नहीं सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि मीडिया बिकी हुई है एक तरीके से, यही हुआ मतलब इस चीज़ मतलब ये तो इनडायरेक्टली फंडेड है, तो मीडिया मैनिपुलेटिव बना दी गई है। कहना टाइम वेस्ट करना होगा इस बात के लिए कि मीडिया को बिका हुआ कहो या साबित करो। ये तो सबको पता है कि यार चैनल्स में जो पैसा लगा हुआ है सरकार का और इन लोगों का लगा रहता है। अभी जितने भी मान के चलो ऑनलाइन चैनल भी खुल रहे हैं, उसमें भी किसी ना किसी नेता का पैसा होता है। हम, हमारे दोस्त बताते हैं कि भाई फलानी में फलाने का पैसा है, हम उनके नाम लेंगे, नौकरी से निकल जाएंगे। भाई वैसे बहुत सारे हम रिपोर्टर्स देखते हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं, कि चैनल में थे, जैसे आप भी यूट्यूब पे ही कर रहे हो, तो यूट्यूब पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ है नहीं कि भाई यूट्यूब पे आप ऐसा नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि यूट्यूब पे देखो, अगर आपके में दम है तो आप जो कुछ कर सकते हो कर ही लेते हो। मैंने तो किया है ना, पर फटती भी है। अब मैंने, हाँ, आप पे भी केसेस लगे हुए हैं भाई। लोग कहते हैं भाई कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है। मैं सच बताऊं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं साहसी नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ। पर मैं वीडियो तो बना देता हूँ, मतलब जो फुलझड़ी में आग लगाने तो लगा दी। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं अपने घर से निकलने में डरता हूँ। मैं अभी भी रास्ते में जब नोएडा आ रहा था, तो मैं अपने शीशे में भी देख रहा हूँ पीछे कौन है, आगे कौन है। कोई डिलीवरी वाला भी आता है घर में तो भी डर लगता है। भी आप शक की नजर से देख रहे बिल्कुल डर लगता है। 50-50 बार पूछता हूँ कि कौन है, किसका पार्सल है, कहाँ से, फिर देखूंगा कि अच्छा
ये है अकेला है, या इसके हाथ में गन तो नहीं है, अंदर से देख लूँगा कि कोई गलत गतिविधि तो नहीं है। ऐसा ये सब तो सोचना वही पड़ रहा है यार बताता ये। हूँ। मेरे घर में, मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, तो मेरे घर के दरवाजे खुले नहीं रह सकते। और ये चीज़ मैं शायद यूट्यूब चैनल जब से मैंने शुरू किया है तब से ही है कि जब भी मैं कोई वीडियो रिलीज़ करता हूँ या कुछ भी होता है, मैंने आज तक मेरे घर में इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि तुमने गेट खुला कैसे छोड़ दिया। गेट मेरे घर में, मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले 2.5 साल में कभी भी मेरा घर का गेट खुला रहा है। हमेशा जितने भी गेट होते हैं बंद, चाहे पीछे का हो, अगल का हो, बगल का हो, सारे गेट बंद करके फुल सिक्योरिटी में रहते हो, कत्ता ही बंद करके। तब वीडियो बनाता हूँ। तो पहले तो ये बताओ कि आपकी रिसर्च वर्क क्या रहती है, क्योंकि आप अगर किसी के भी अगेंस्ट पब्लिक में कुछ भी डाल रहे हो तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आप क्या रिसर्च करते हो, थोड़ा सा वो बता दो, बेसिस क्या रहता है? पहली बात तो मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने सोर्स का उसमें नाम लेता हूँ कि ये फ़लाने किताब में फ़लाने राइटर ने ये बात बोली है, फ़लाने न्यूज़पेपर पे फ़लाने रिपोर्टर की रिपोर्ट थी। पहला सोर्स तो यही है। दूसरा बात, बिना इसके मैं कभी भी, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, आप मेरे अगेंस्ट राइट विंग को, लेफ्ट विंग को, लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हो कि कोई भी बात मैं बिना किसी के कोर्ट के या बिना सबूत के कभी नहीं करता। मेरे पास तो सारे एविडेंस हैं जो प्रूव करते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। और इसमें देखो, जो राम रहीम का केस था, इसमें क्या था, राम रहीम के केस में कोई ऐसा थोड़ा ना कि विक्टिम गई और एफआईआर कराई और बाबा को पकड़ लिया। राम रहीम के केस में सिरसा के रहने वाले हैं राम रहीम, तो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा जिसके बाबा हैं राम रहीम, तो वहाँ का एक जर्नलिस्ट थे रामचंद्र छत्रपति। तो एक पत्र था उस टाइम पे, साल 2002 के आसपास की बात है ये। तो 2002 के टाइम पे सिरसा में इंटरनली ही एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें एक साध्वी ने ये आरोप लगाया कि बाबा इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ एक गलत काम कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे धर्म के लिए, अच्छे कामों के लिए आए और ये हमें ऐसे ही यूज कर रहा है। ये पत्र रामचंद्र छत्रपति को हाथ लग जाता है, जो सिरसा के अंदर वायरल हो रहा था। उनका एक अखबार था जिसका नाम था पूरा सच, इसमें उन्होंने ये छाप दिया। इस पे बाबा गुस्सा हो गया, क्योंकि देखो, आप, एक तो होता है नॉर्मल जनता और एक होती है जो भक्त है जनता, वो कंप्लीटली अलग है एक नॉर्मल जनता से। तो सिरसा में क्या है कि बाबा का जलवा है, वो वहाँ पे राज करता है, वो डीएम वीएम उसके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है बाबा के आगे। तो सिरसा में रह के बाबा के खिलाफ खबर करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा ने अपने लोग भेजे कि समझौता कर लो और बाबा के पैरों में जाके माफ़ी मांग लो। रामचंद्र छत्रपति ने माफ़ी नहीं मांगी और इत्तेफाक से उन्होंने ये खबर, तो उन्होंने शायद अप्रैल या मार्च 2002 में छापी होगी, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन उसके करीब 6-7 महीने बाद एक और खबर छापी, शायद वो अक्टूबर नवंबर में छापी थी। इस खबर जिस दिन छापी उसकी शाम को ही, ये सीबीआई की स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, ये मेरे अपने नहीं है, मेरा एक भी इसमें अपना नहीं है। सीबीआई का जो चार्जशीट है उसमें ये है कि बाबा ने अपने लोग भेजे वहाँ से और वो वॉकी टॉकी लेके गए ताकि एक अपडेट रहे आश्रम में और जो काम तमाम जो उन्हें करना है। और मैं डेरा के जो लोग थे जिनको बाद में सज़ा हुई, कन्विक्ट हुए, जो अपराधी पाए गए, उनके नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन लोगों को भेजा गया और ये रामचंद्र छत्रपति के घर पे गए। इन्होंने जाके बुलेट से गए थे, इन्होंने गेट खटखटाया। रामचंद्र छत्रपति पहले से ही उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, उन्होंने पहले ही एसपी को एक शिकायत दी थी कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने शायद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो इन्होंने ली थी या दूसरा वाला बंदा था जो रंजीत सिंह थे, उनकी भी हत्या हुई थी, तो उनमें से किसी ने एक ने पहले ही ले ली थी कि उनको शक था कि बाबा कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो इन्होंने जाके गेट खटखटाया, तो रामचंद्र छत्रपति ने अपने दोनों बेटों को अंदर रखा और वो बाहर आ गए। इतने में करीब 5-6 बंदूक की गोलियां उनमें मार दी गई और वो भाग गए। तो जब ये जांच हुई, फिर पता चला कि वॉकी टॉकी आश्रम का था, जो रिवॉल्वर थी वो आश्रम की थी, फिर वो सारी चीज़ें एक के बाद एक खुली, तो छत्रपति को मार दिया। तो बात यह है कि जब भी इस तरह के बाबाओं के केस बाहर आते हैं, तो इन केसेज में कभी भी ये नहीं होता कि बहुत सारा कंटेंट एक साथ आएगा, बाबा को हम प्रूव ही कर देंगे कि देखो वीडियो है तभी बाबा बाहर आएगा। इन केसेज में छोटी छोटी लीड्स काम आती हैं। तो रामचंद्र छत्रपति जिनकी हत्या की गई थी, उन्होंने एक अनाम पत्र को, जिसमें साध्वी का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, डेट्स नहीं है, सिर्फ ये था कि साध्वी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है,
बाद में पुलिस ने जांच की, एक अच्छा मान के चलो सीबीआई का ऑफिसर निकला, फिर उसने जांच करी, विक्टिम्स ढूंढे उन्होंने। मैं बताता हूँ वो प्रक्रिया कैसे हुआ। उन्होंने पहले उन लड़कियों के बारे में ढूंढा जो आश्रम से लौट गई हैं घर, तो लौटी क्यों हैं। और कई ऐसी लड़कियां थीं जो पेपर के बीच में घर चली गई या फाइनल ईयर थी फिर भी घर चली गई, तो ऐसे आमतौर पर नहीं जाते, तो वो सस्पेक्ट थी। तो पहले आश्रम ने जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करी थी 2003 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के कहने पे, तो सबसे पहले सीबीआई ने लिस्ट मांगी आश्रम से, जो इन्होंने दी नहीं। फिर 2005 में इनको लिस्ट मिली। बताओ 2 साल में तो लिस्ट मिल रही है। तो 2005 में जब लिस्ट मिली तो उन्होंने उन सब लड़कियों के बयान लिए, उनको ढूंढा, फिर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों ने बयान दिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए, कोई ये नहीं करना चाहती कि अगर हस्बैंड को पता चला तो तलाक हो जाएगा या रिलेशन ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादातर लड़कियों ने नहीं दिए। फिर वो जो लेटर में उस लड़की ने एक भटिंडा की लड़की के बारे में लिख रखा था, एक सिरसा की लड़की के बारे में लिख रखा था, और एक लिख रखा था कुरुक्षेत्र की लड़की के बारे में, कि कुरुक्षेत्र की लड़की के साथ भी बाबा ने ऐसा किया है। और जब उसके भाई को पता चला तो वो उसको भी ले गया और खुद भी चला गया। तो सिरसा की लड़की को इन्होंने ढूंढा सीबीआई ने, और कुरुक्षेत्र की लड़की को ढूंढा। ये 2 लड़कियां ऑन रिकॉर्ड आई थीं, इन्होंने कोर्ट में बयान दिए थे, और इनकी गवाही के आधार पर ही राम रहीम को जेल हुई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो सीबीआई ऑफिसर थे वो हिंदू थे, जो लड़कियां थी विक्टिम वो तो बाबा की भक्त थी, हिंदू भी छोड़ो। जो रामचंद्र छत्रपति थे वो हिंदू थे, जो पत्रकार थे। और जो रंजीत सिंह जिनकी हत्या की गई, जो साध्वी के भाई थे वो भी हिंदू थे। इतने हिंदुओं को मार के अब तुम कौन से बाबा हिंदू रह गया। ऐसे बाबा मिले यार, परमानंद बाबा हैं, कितने बाबा पहले हमें हमारे गांव आसपास एक आधा ऐसा बाबा होता था, ना पैसे का मोह ना किसी चीज़ का, है ना। अब मैं तो बाबाओं की तारीफ इसलिए नहीं करता कि कल को कौन सा बाबा धोखा दे जाए। सही पर एक बात कह रहा हूँ, परमानंद जी एक ऐसे लगते हैं कि अच्छी बातें बोल रहे हैं, कोई धर्म वरम की लड़ाई नहीं, कोई मोह का बात नहीं, कोई डोनेशन नहीं, और हमें ये राम रहीम जैसे बाबा ही मिलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने अगर एक लाइन गलत बोली हो, मैं पूरी वीडियो हटा दूंगा, पूरी वीडियो हटा दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। और सबका प्रूफ है आपके पास? सबका, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ। मेरे केस में जब राम रहीम का मेरे पे डेफेमेशन का किया, मैंने राम रहीम पे वीडियो बनाई थी, और वो 2 करोड़ की मानहानि का केस उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में डाल दिया था। मेरी वीडियो प्रॉपर जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे उनके सामने प्रोड्यूस हुई, एक एक लाइन प्रोड्यूस हुई, कि जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ ना, नमस्कार मैं श्याम मीरा सिंह, उसके आगे की एक एक लाइन कि इसका एविडेंस क्या है, ये बोला इसका एविडेंस क्या है। लास्ट में पता है कोर्ट ने क्या कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और उन्होंने ये भी बोला उनको कि आप ये केस वापस कर लो, इसमें कुछ नहीं है। और उन्होंने मेरी वीडियो शुरू में तो वो करवाई थी कि हाइड कर दो जब तक केस चल रहा है, फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें डिस्क्लेमर लगा दो कि ये जो आपने कंटेंट बनाया है ये कोर्ट जजमेंट्स के आधार पे और इस किताब के आधार पे बनाया है। हालांकि मैंने बीच में पूरी वीडियो में बताया है कि कोर्ट सीबीआई ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है, और फलानी किताब में ये लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शुरुआत में भी ये डाल दो, लिख दो डिस्क्लेमर के थ्रू। मैंने डाल दिया, आज मेरे चैनल पर वो वीडियो है। तो मैं वो आदमी हूँ जिसकी लाइन, जब 2 करोड़ इतना बड़ा बाबा कोर्ट में ले गया मुझे, मेरे पास तो नॉर्मल वकील थे, उन्हीं बेचारों ने सलमान खुर्शीद करे, और उन्हीं की मदद से वो सलमान खुर्शीद मेरी तरफ से लड़ने आए। हम नॉर्मल लोगों ने बाबा के तो मतलब लाखों वाले वकील थे, और वो वीडियो नहीं हटवा पाए, बाबा ने पूरी दम लगा ली। तो मैं तो आपको डेथ थ्रेट्स भी आए थे भाई उस टाइम पे, या आपको पैसे ऑफर हुए थे कि वीडियो डाउन कर लो? पैसे ऑफर तो नहीं हुए। अच्छा, पैसे ओवर नहीं हुए। होते तो आप ले लेते। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। हाँ थोड़ी बोलेंगे कैमरा में अभी, ये सब बातें बताई कैमरा नहीं ऑन जाती। है। नहीं वैसे भी मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। नहीं वैसे भी नहीं लूँगा। देखो मैं ऐसे हाई मोरल वाला ये नहीं कहूँगा मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये वाली बात। देखो 100 करोड़ आप ले लेते तो सीधा डालते नहीं वीडियो, पहले उन्हें भेजते नहीं, ब्लैक लेकिन मैंने में। मजाक कह रहे हैं अगर 100 करोड़ देंगे तो सोचूंगा। देखो अरे नहीं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं, जस्ट फन के लिए। पर ऐसे नॉर्मली जैसे अभी कुछ दिन पहले अडानी की पीआर टीम की तरफ से आया कि अडानी के जो सोशल कॉज है, जो CSR का जो काम कर हमारे पास भी आया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी आया। तो उन्होंने बोला कि अडानी के ऊपर बनाओगे क्या? तो मैंने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मैंने कार्ल मार्क्स का उसका फ़ोटो भेज दिया। बोला नहीं करूँगा, है ना। तो बात यह है कि हमें तो बहुत मौके आते हैं, एस्ट्रोटॉक का भी आता है,
बाकी चीज़ों के भी आते हैं, पॉलिटिकल तो बहुत आते हैं, सबको ही आते हैं, आपको भी आते होंगे, कोई छुपी हुई तो बात है नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को सबको पता है। पर मैं ये खुल के एक बार और कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी, एक ने ये कहा था कि श्याम, एक जर्नलिस्ट है रोहन दुआ, द इंडियन एक कुछ नाम का चलाता है, तो उसने बोला कि श्याम मीरा सिंह जो है पैसे लेके ये यूएस वगैरह से जग्गी वासुदेव के खिलाफ वीडियो बना रहा है, इसकी फैमिली के अकाउंट चेक हों, इसके चेक हों। अब मैं ये बात का जवाब यहाँ दे रहा हूँ, मैंने उसको वहाँ तो नहीं दिया क्योंकि मुझे वो चूतिया लगा, पर यहाँ एक जवाब देना चाहूँगा मैं। जवाब ये कि मैं तो दे दूँगा, पर मैं एक वैसे कह रहा हूँ नॉर्मली कि अगर कोई भी आदमी एक स्क्रीनशॉट दिखा दे किसी थर्ड पर्सन का, मैं तो कह रहा हूँ जिसने मुझे दिए हों वो किसी और को जाके दे दे। अगर किसी ने 1 रुपये के भी मुझे पिछले 3 साल में 1 रुपया भी दिया है तो वो जाके प्लीज़ किसी विसल ब्लोअर को भेज दे, और वो कोई थर्ड पर्सन उसको डाल दे, नाम काट के या वैसे करके, और प्रूव कर दे कि मैंने 1 रुपया लिया है, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। तो ये जो क्रेडिबिलिटी कमाई है वो इसलिए कमाई है कि किसी का 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया ले लेता, देखो पैसा लेना किसी भी आदमी से वर्जिनिटी लूज करने जैसा है। एक बार आपकी वर्जिनिटी गई, फिर आप जिंदगी में देखो तो आप जिंदगी में चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप ये नहीं क्लेम कर पाओगे कि मैं वर्जिन हूँ। आप भले ही उसके बाद ज़िंदगी में कुछ मत करो, आप संन्यास ग्रहण कर लो, आप भगवान से ही सीधे मिलाओ, आपके हेड में जो है पेड़ उगाए तप कर करके, पर आप ये तो कह लो कि मैं सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, आप ये नहीं कर पाओगे वर्जिन हूँ। सेम जर्नलिज्म के साथ है कि ज़िंदगी में आपने 1 रुपया ले लिया किसी का, आप फिर ये मान लो कि किसी के पास आपकी टेप है, किसी के पास आपकी स्क्रीनशॉट है, और ये डर आपको रिपोर्ट करने से रोकता है। ये डर ही मेरे पास नहीं है। भाई आईआईटी बाबा का भी मुद्दा बना के डिबेट करवाना और ये करना, ये इसके पीछे मीडिया का क्या रहता है? आजकल मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी वो ऑडियंस टैप कर रहे हैं। तो ये क्या डाइवर्जन है, या मीडिया को भी व्यूज चाहिए, ट्रेंडिंग लोग चाहिए, क्या चल रहा है आजकल? आप सिंस जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करते हो, क्या चल रहा है? एक नॉर्मल से बताता हूँ कि जैसे मीडिया का काम ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है, ये एक है, या प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है। लेकिन ये है कि अब उन विचारों के साथ दिक्कत ये है कि वो सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं बोल सकते। पिछले 10 साल में आपने कौन सा एंकर बैठ के ऐसा देखा जो जैसे वो विपक्ष से पूछ रहा है वैसे इसने मोदी की फ़ोटो लगा के और मोदी को गरियाया हो, जैसे मनमोहन सिंह को गरियाया जाता था, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। तो अब उन पर से एक बड़ा हिस्सा तो वैसे ही छीन लिया तुमने कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब उन्हें बचता क्या है? और वो 24 घंटे के चैनल हैं, तो 24 घंटे कुछ तो चलाना है। तो वो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जो मिल जाती हैं और जिनमें जनता को भी मज़ा आ रहा है, तो इसमें यह है कि देखो ना तो आपको रिपोर्टर भेजना पड़ रहा, पहले रिपोर्टर भेजो, कैमरामैन भेजो, उसके होटल का खर्चा दो, ट्रैवलिंग का खर्चा दो, तो उसमें खर्चा होता था, पूरे देश में आपको रखने पड़ते थे रिपोर्टर। तो इसमें यह है कि आईआईटी बाबा को बुलाया, इधर कोई कांग्रेस 4-5 बाबा और बुला लिए, तो वो पर मीडिया ने ही उनको बढ़ाया पहले, अब मीडिया उनको गिराने की कोशिश कर रही है। ये मोटा मोटा तो ये भाई वैसे गिरते वो अपनी खुद की स्टेटमेंट को लेकर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, जैसे आईआईटी बाबा की बात कर रहे हैं, जो अपनी बातें बोल रहा है उन उस पे गिर रहा है, वो जैसी वो बातें कर रहा है, कुछ भी अनशन बोलने जा रहा है, स्पेशली अनशन तो बोल रहे हैं, टारगेट भी कर ही रही है मीडिया कि भाई ये देखो पहले तो ये था, अब यही भाई मीडिया को तो कम से कम आईआईटी बाबा नशे करता है, बकचोदियाँ करता है, सब कुछ करता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आईआईटी बाबा इस देश को उतना नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं जितना ये मीडिया हर दिन हिंदू मुस्लिम करके ये जो पहुँचाती है। हाँ भाई, ये तो आप बहुत बड़े मुद्दों की बात कर रहे हो, ये एक अलग चीज़ है, बट वो तो एक छोटी सी चीज़ है जो आईआईटी बाबा एकदम से चर्चे में आया तो उसको उठा रहे हैं। हाँ, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन उनका जैसे अभी एक छोटा सा अभी का उदाहरण है कि रोहित शर्मा के ऊपर एक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने लिखा कि रोहित शर्मा एक अच्छे क्रिकेटर है, और भी चीज़ें लिखी, इंडिया टीम बढ़िया है या ये जो भी तारीफ़ ही करी। एक सिंगल लाइन उसने लिख दी कि एक फैट है और मतलब अनफिट है, थोड़े अनफिट हैं, बस इतना बोला रोहित शर्मा, और ये बात फैक्चुअल है, कोई गलत तो है नहीं। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन से कम ये उम्मीद की जाती है कि आप हेल्थ पे ध्यान दोगे। मैं भी कह रहा हूँ यार, अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरा पेट निकल रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, निकल भी रहा है, तो मैं जाता भी हूँ, लेकिन यार हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर पब्लिक में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो हमारे थोड़े अच्छे कदकाठी देखें। एक ने कमेंट कर दिया मान के चलो, तो चलो इस पे आप कुछ कह लोगे, मैं कह लूँगा, रोहित शर्मा कुछ कह लेंगे, जनता कह सकती है,
भाई इन्होंने एएनआई ने जाके, पहले तो एएनआई ने आज तक ने उस कांग्रेस की प्रवक्ता के पीछे लोग छोड़ दिए, जैसे रिया चक्रवर्ती के उसके पीछे घर छोड़ दिए। तक ही पहुंच गए, अब घर के जाके कह अंदर रहे हैं अब तक। तुम माफी मांगो, तुमने रोहित शर्मा का ये कर दिया, अपमान कर दिया। भाई वो ये कर एक दिया। वीडियो है, ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं और पीछे पीछे कैमरा लेके घुस रहा है वो। बिल्कुल घर तक पहुंच गई, बिल्कुल ठीक घर है तक। कि भाई माफी क्यों नहीं मांगोगी, ये वो है। और फिर एएनआई ने जाके क्या करा, एएनआई जा रही है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कि आपकी प्रवक्ता ने ये कहा, इस पे बयान दीजिए। किसी बीजेपी के किसी पास नेता के पास जाके इसने बयान दिया है, कुछ बोलिए। जेडीयू के, आरजेडी के, पूरे दिन वो जा रहे हैं ऐसे। ये क्या है, सुपारी जर्नलिज्म है ना, कि आपको पूरे दिन इसी पे बात करवानी है कि देखो कांग्रेस जो है रोहित शर्मा के खिलाफ है, इंडियन टीम के खिलाफ है। तो ये जो पूरा परसेप्शन है, कोई जर्नलिस्ट ये काम नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से शायद ट्रंप को भी जलस होती होगी, यार इतना पालतू मीडिया हमारे पास भी नहीं है, जबकि हम तो विश्व में नंबर 1 है। तो मोदी जी से पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हैं, उन सबको जलन तो होती होगी कि यार इतना पालतू मीडिया। और भाई देखो वो जो मोदी स्टेटमेंट भक्ति बोली मीडिया है वैसे उन्होंने, हैं? वो जो स्टेटमेंट बोली है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत भी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर बट इसका इतना बड़ा मुद्दा बना देना, ये चीज़ सही नहीं है कि हर जगह यही बातें हो रही हैं। अगर वो इतने बड़े प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं कि वो अनफिट है, देखो ये चीज़ तो थोड़ी सी ट्रिगरिंग है। देखो, बिल्कुल बंदा तो आपको ऑफेंड triggering होगा लग क्योंकि सकता है। अनफिट फिट वो होता है, जो अनफिट वो खिलाएगा ना, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा बेचारा अनफिट है, और उनसे बड़ी तो कोई बैट्समैन नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखो इसमें ओपिनियन कमरे में 5-6 लोग हैं, हम सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। आपको नहीं पसंद, उनको पसंद है, पर एक नॉर्मल सी मुद्दा बना देने वाली चीज़ बात गलत ये है है। कि हाँ, और भाई रिसेंटली अभी एक पॉलिटिशियन ने आशाराम बापू के लिए भी बोला है कि उनको भी फंसाया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सुब्रमण्यम स्वामी का कह रहे हो ना, उस शुभांकर मिश्रा के उस पर बोला उसने। तो देखो, एक तो अगर मैं होता पॉडकास्टर या कोई और होता, तो मुझे उस केस के बारे में पता है, आसाराम के केस के बारे में, तो मैं उन्हें टोकता है कि ये मत करो, ठीक है भाई। आसाराम केस के बारे में मैंने तो पूरा डिटेल्ड पढ़ा है। मैं खुले तौर पे मोदी विरोधी हूँ, अमित शाह विरोधी हूँ, मुझे इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। बट मैं ये नहीं मानता कि आज जो फैक्ट्स हैं खासकर उनके आधार पे कि अमित शाह और मोदी ने आसाराम को फंसाया, ये बिल्कुल हवा वाली बात है। दूसरी बात, 2013 में जब ये राजस्थान में जोधपुर में जब ये पहली बार पॉक्सो का एक्ट लगा आसाराम पे, और पहली बार जब गिरफ्तारी हुई, डीसीपी अजय लांबा थे जोधपुर के जिन्होंने इन्हें अरेस्ट किया। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी। और ये ये नरेंद्र मोदी तो सत्ता में भी नहीं थे, है ना। तो गहलोत से करवा दिया काम, ये तो मतलब कोई मूर्खता ही कह सकता है। दूसरा ये है कि जब इसे अरेस्ट करने के लिए जोधपुर से जब डीसीपी अजय लांबा की टीम इंदौर गई थी और भोपाल भी गई थी, तो जब इंदौर गई थी तो इंदौर में और भोपाल में एक पार्टी के लोग रैली कर रहे थे कि बाबा निर्दोष है, बाबा को गलत फंसाया जा रहा है। कौन पार्टी थी वो? भाजपा थी। भाजपा के लोग आसाराम बापू के लिए रैली कर रहे थे मध्य प्रदेश में, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। और डीसीपी अजय लांबा ने किताब लिखी, उसमें भी पढ़ सकते हो। उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग आसाराम के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। दूसरा, जब गहलोत सरकार जाने के बाद, ईयर याद नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार जाने के बाद शायद 2015 में गई होगी, गहलोत राजस्थान सरकार गई 2014 में, मोदी जीते थे उस टाइम पे चली गई थी। तो जब गहलोत सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई, तो तुरंत जो केस में इसमें इन्वॉल्व थे लोग आसाराम बापू के में चाहे वो डीसीपी अजय लांबा थे, चंचल मिश्रा थी और बाकी भी लोग थे। मुझे नहीं पता कि चंचल मिश्रा हुई थी या नहीं, लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के ट्रांसफ़र हो गए थे। सिर्फ एक रह गई थी, या तो चंचल मिश्रा थी एसीपी वो, या एक और लेडी थी वो, उन दोनों में से कोई एक रह गया था। बाकी जितने भी अधिकारी, जितने भी कमिश्नर थे बड़े लेवल के, सबके ट्रांसफ़र हुए थे अलग अलग ज़िलों में। तो वो एक तरह से इस आसाराम को बचाने की ही कोशिश के तौर पे उन्हें देखा जाता है कि आपने ट्रांसफ़र किया ताकि केस में वो आए। तीसरा, आसाराम के केस में ओपन चार्जशीट दाखिल की गई थी। ओपन चार्जशीट का मतलब ये होता है कि कल को कोई सबूत बाहर आएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं ओपन चार्जशीट। एक होती है क्लोज चार्जशीट, जिसमें पुलिस बाद में कुछ नया ऐड नहीं कर सकती, कोर्ट में मामला चला गया। ओपन चार्जशीट में जब ये बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में, तो डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जो लोकल अधिकारी थे पुलिस के,
उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया था आसाराम को बचाने के लिए। पहला खेल ये था कि लड़की को ये प्रूव किया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। अगर लड़की नाबालिग नहीं है तो वो जो पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ था वो हट जाएगा। और पॉक्सो एक्ट में ये 2013 में बना था, तो इसमें एक नया नियम आया था, ये बना था निर्भया केस के बाद, जो निर्भया इस एक्ट के बारे में भी थोड़ा बता दो भाई। तो पॉक्सो एक्ट में क्या करा, देखो हमारे देश में बहुत मुश्किल है जो बच्चे हैं उनका बाहर आना, या कोई जाके अपने बच्चों के लिए लड़े कोर्ट में, तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। इतने स्ट्रिक्ट रूल जितने इंडिया में, वो यूएसए यूके किसी भी देश में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉक्सो एक्ट में एक चीज़ करी गई कि 2 तरह के रेप होते हैं, एक तो पेनिट्रेशन वाला रेप और एक डिजिटल रेप। डिजिटल रेप ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करा, डिजिटल होता है, देखो उंगलियों को, अंगूठों को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है, उंगली हुई, अंगूठे हुए। तो जब कोई इन उंगलियों और अंगूठों के माध्यम से किसी लड़की के, जो नाबालिग लड़की है, उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करता है, या आप समझ रहे होंगे, या ओरल सेक्स करता है, तो उसको डिजिटल रेप बोला जाता है। आसाराम के मामले में पेनिट्रेशन नहीं था, डिजिटल रेप था। तो अब चूंकि लड़की नाबालिग थी इसलिए वो डिजिटल रेप माना गया। अब पुलिस ने कोशिश की, जो बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे, जोधपुर पुलिस ने, कि इसको कैसे भी करके ये साबित कर दिया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। लेकिन बाद में वो कोर्ट में प्रूव हो गया, जो मार्कशीट थी या बाकी चीज़ें थी, कि लड़की नाबालिग थी, माइनर थी। तो इस तरह से इन जिन लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे बीजेपी की सरकार के समय, अजय लांबा का, और एक कमिश्नर थे जोसेफ नाम के, तो उन लोगों का ही फिर भी नज़र थी इस केस पे, क्योंकि आसाराम का मामला था, तो उन्होंने मैनिपुलेट ज़्यादा होने नहीं दिया। वे मिले जाके राजस्थान के डीसीपी से, जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, डीसीपी था या मैं डीजी जो भी होगा, तो राजस्थान के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से मिले और उनसे बताया कि इस तरह की गड़बड़ हो रही है। फिर इस केस की जो चार्जशीट थी उसको ओपन चार्जशीट की बजाय क्लोज चार्जशीट करवाया गया। तो तब जाके आसाराम का केस जो है और आगे बढ़ा, और फिर कोर्ट में प्रूव हुआ कि आसाराम ने ये किया है। किन आधार पे किया गया कोर्ट के अंदर वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फंसवाया है, ये बिल्कुल गलत है। और ये संभव हो पाया कि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए संभव हो पाया कि आसाराम जेल गया, और वो अधिकारी ईमानदार थे, अजय लांबा, चंचल मिश्रा, इनके नाम लिए जाने चाहिए। और एक बेचारी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा मुझे एक पारिक थी, युक्ता पारिक या मुक्ता पारिक शायद, और भी कई लोग थे, एक सत्येंद्र थे, मैं उन सबके नाम लेना चाहता हूँ कि उन पुलिस टीम की वजह से, या जो वकील थे पीसी सोलंकी और एक प्रदीप जी और थे, 2 वकील थे जिन्होंने इस लड़की का साथ दिया, इनकी वजह से वो रेप पीड़िता की जो है मांग हो पाई, और आसाराम जैसा पावरफुल आदमी जेल में जा पाया। कितने लोग उसके 3 लोगों को मर्डर हुए जो गवाह थे, नाम बताऊंगा मैं, ऐसे हवा में नहीं कहूँगा। एक अमृत प्रजापति थे, लेकिन ये केस आसाराम और उनका जो बेटा था नारायण साईं उससे रिलेटेड है। सूरत में 2 लड़की थी बहन, उन्होंने आरोप लगाया था कि हम दोनों का भी आसाराम ने और नारायण साईं ने सेक्सुअल हेरेसमेंट किया या रेप किया है। तो सूरत के केस में एक अमृत प्रजापति गवाह थे, उनकी प्रॉपर हत्या हुई थी, और एक महेंद्र चावला थे, उनकी भी हत्या हुई थी या बच गई, मैं एकदम नहीं कह सकता, मैं थोड़ा भूलूंगा, लेकिन मुझे टोटल ये पता है कि 3 हत्याएं हुई थी। एक थे पीयूष चावला, कुछ ऐसे नाम, पीयूष चावला तो फिर क्रिकेट का हो गया, कुछ चावला ही चावला थे। कुल मिला के मुझे नाम याद करने, एक सचान थे, राकेश सचान, उनकी हत्या हुई थी। तो जब राकेश सचान को तो गायब भी करवा दिया था, वो आज तक मिले ही नहीं है। हाँ, तो यही माना जाता है कि उनकी हत्या होगी, आज तक मिले नहीं है। तो जब अमृत प्रजापति की हत्या हुई थी जो गवाह था, उसके बाद तो पुलिस वाले सब डर गए थे, पीड़िताएँ डर गई थी कि ये मार देंगे। 3 गवाह थे, इनमें से एक गंगनाथ, पता नहीं क्या नाम था, या भंगनाथ कुछ ऐसे था, उस पर तो एसिड अटैक भी हुआ था। 3 गवाहों पे अटैक हुए थे, 3 की हत्या हुई थी गवाह की। आसाराम का केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। ये जो कहते हैं ना लोग, और ये सारे हिंदू थे भाई, आप बताओ, इन जो कहते हैं ना लोग कि आसाराम को तो एंटी हिंदुओं ने फंसाया, सोनिया गांधी ने फंसाया, या ये कहते हैं। अब बताओ, चंचल मिश्रा हिंदू है कि मुसलमान है, या मुक्ता पारिक जो थी, या डीसीपी अजय लांबा हैं, जो पूरी पुलिस लगी हुई थी, जज थे, ये सब हिंदू थे। जो विक्टिम थी हिंदू थी, वो परिवार आसाराम का भक्त था। वो जो जिसकी लड़की थी, उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, उन्होंने आसाराम के लिए प्रॉपर आश्रम बनाए थे अपने पैसे से। वो लोग क्यों एंटी होंगे, एंटी हिंदू? तो ये बात है
कि जैसे तैसे आसाराम को सज़ा मिली। भाई जितनी भी वीडियोस की बात भाई कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं, आप जाकर देख लेना जिन लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। पर भाई आप क्या सोचते हो, अभी देश कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, आपका टेक क्या है? क्योंकि मीडिया तो पूरा कंट्रोल्ड है और लोग भी करंट गवर्नमेंट के फेवर में ही हैं, तो क्या लग रहा है आपको अभी? मैं एक छोटी सी बात इस पे कहूँगा। देखो, मैं ज़्यादा फलानी रिपोर्ट कोट कर दूँ कि बेरोज़गारी दर यहाँ चल रही है, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस देश में बहुत लोग हर दिन बता रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक या ये फलानी रेटिंग पे यहाँ आ गए, करप्शन में इतने पे आ गए। उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल, आप अपने गांव में जाओ, जहाँ से भी रहते हो, आप आसपास देखो, आपके जो दोस्त होंगे जो आर्मी की तैयारी कर रहा होगा, कोई पुलिस की कर रहा हो, किसी की नौकरी नहीं लगी, सब बेरोज़गार बैठे हैं। कोई कपड़े वाले की दुकान पे काम कर रहा है, कोई फर्नीचर वाले की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी वकील के नीचे लग गया। बाकी किसी ने लॉ की पढ़ाई कर ली तो वो जाके ड्राइविंग लाइसेंस जो है 5-5 हज़ार रुपये लेके बनवा रहा है। इतनी बुरी हालत है ना लोगों की। लोग मतलब जितना उधार आज के टाइम पे लोग मांग रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि पहले मांगते होंगे। हर तीसरे दिन मुझे मांगने पड़ रहे हैं यार उधार, बाकी तो छोड़ दो। हर तीसरे दिन आपको किसी ना किसी दोस्त की, जो आपको दिख सक्षम रहे, है ना, आपके ही दोस्त होंगे आसपास, लोग उधार मांग रहे हैं, लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा। आज देखो, जो रुपए की कीमत मनमोहन सिंह के टाइम पे, जब 2014 में जब सरकार गई, 57 रुपये थी, आज 87 रुपये है। 57 रुपये हुई है। 1947 से देश चल रहा है। नेहरू जी गए, लाल बहादुर शास्त्री गए, इंदिरा गांधी गई, मोरारजी देसाई गए, राजीव गांधी गए, फिर बाद में अर्जुन सिंह, वीपी सिंह, कितने प्रधानमंत्री बदले, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तब जाके 57 रुपये डॉलर के मुकाबले इंडिया पहुंचा। और मोदी जी के राज में 10 साल के अंदर जो ये कहते थे कि बांग्लादेश का पैसा रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का नहीं गिरता है, सिर्फ हमारे देश का गिरता है। मैं शासन में रहता हूँ, मुझे पता है कि रुपया ऐसे नहीं गिर सकता। तो मोदी जी वो नॉलेज कहाँ गई? यही सारी बकचोदियाँ थी कि आप जनता को पागल बनाने के लिए बस सपने दिखा रहे हो। एक मैं अभी वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, एक मैं देख रहा था कि मोदी का एक पुराना स्टेटमेंट था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग अमेरिका ना जाएं, अमेरिका के लोग आके मेरे देश में लाइन लगाएं, और लोग ताली बजा रहे हैं। भाई उस टाइम में मज़ा आता था। ये सब बड़ा ऐसा लगता था कि मोदी जी आने वाले, कुछ चेंज होने वाला है। आज हालत ये है कि अमेरिका वाले हमारे वालों को एक तो बॉर्डर से भी भगा रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे भी नहीं भगाए जा रहे उनको हथकड़ियों में ला के यहाँ पंजाब में छोड़ रहे हैं। जो गुजरात के लोग हैं, इधर के हरियाणा के लोग हैं। और मैंने तो देखा ज़्यादातर जो डंकी रूट वाली आपकी वीडियो देखी थी मैंने, हम बहुत बार आते हैं है ना, जो डंकी रूट पे इंडिया से वो बहुत सारे लोग गरीब जाते लोग हैं यार, सारे गरीब लोग 40-40 ले कर्ज दे लेके जा रहे हैं। और सबकी एक ही मांग, एक ही कारण था, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीटेक किया है, और कोई रास्ते में मर गया, कोई कैसे मर गया। आपको शायद ये डंकी रूट वाली लोगों को लग रही होगी कि यार छोटी सी संख्या होगी, हरियाणा से 100 लोग चले गए होंगे, 200, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि पिछले 4 सालों में 2020 से लेके अब तक का, अक्टूबर तक का डाटा था, कितने लोगों को केवल अमेरिका वालों ने बॉर्डर से पकड़ा है। बताइए, अंदाज़ा लगाइए कितने होंगे? 10-20 हज़ार, 50, 1 लाख शायद 70,000 या 1.5 लाख थे। 1,70,000 करीब लोग। मैंने देखा भाई इतने लोग वहाँ पहुँचे, और सोचो ये तो पकड़े गए, कितने अंदर घुस गए होंगे। तो आज तक देखो पेट्रोल का रेट, और भाई इसमें 40-50 लाख रुपए लगते हैं। हाँ, तो आज तक जितना पेट्रोल का रेट इतना हाई परसेंट में, या वैसे भी देखो इतना नहीं हुआ। आज देखो कहाँ है। टमाटर की तो बात ही छोड़ दो, गैस देखो, यूरिया का रेट देखो, या आज माइग्रेशन की स्थिति जो है, हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, बेरोजगारी दर देखो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आज हम ये कह सकें कि हम कहीं अच्छा कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दो। देखो, आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, JNU का सुना है, DU का, कोलकाता यूनिवर्सिटी का, कितनी यूनिवर्सिटी हैं। मोदी जी के यूनिवर्सिटी कौन सी सुनी है आपने? एक नाम बताओ यार, एक यूनिवर्सिटी तो बनाई होगी नहीं यार। ठीक है, आज दिल्ली में जाओ, एक तो ये है कि एक आध हॉस्पिटल बनाए होंगे, और वो इनके जाता तो कागज़ पे, जैसे एक दरभंगा एम्स था कि दरभंगा एम्स बनाया है, और वहाँ पे झाड़ियाँ थी, खेत थे, कोई हॉस्पिटल भी नहीं बना। आप RML के बारे में पता है, LNJP हॉस्पिटल, एम्स है, दुनिया भर के हॉस्पिटल। मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया इनका कोई बड़ा। एक आध बने होंगे,
पर ऐसा दिल्ली विल्ली में मैंने तो नहीं देखा। आज तुमने ऐसा कौन सा हॉस्पिटल बना दिया जिसने पुराने हॉस्पिटल्स की जो संख्या है उसको थोड़ा कम किया है, अपनी तरफ लेके आया है। तो जो स्वास्थ्य पे जो भार है हमारे हेल्थ सेक्टर पे, आपने उसे कम करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। एजुकेशन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जो JRF की स्कॉलरशिप होती है, ये छोटी छोटी बातें हैं, वो सब तुमने धीरे 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 ख़त्म कर दी। और जो सरकारी कॉलेज थे उनको ये कह दिया कि आप 75% आप खुद से ही लेके आओ और अपने बच्चों की फ़ीस बढ़ाओ। जो 7-7 हज़ार फीस थी जिनकी पूरे साल की, वो लोग उन स्कूलों ने 40-40 और 70-70 हज़ार फीस कर दी। ये हाल है आज देश की। भाई जी, अभी रिसेंटली ध्रुव राठी और नीतीश भाई के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है उन दोनों के बीच में। कुछ बताओ, आप तो पर्सनली दोनों को ही जानते हो, तो ऐसा है या कि सही में कुछ गर्म मामले की लड़ाई हो रही है या सब सही है? नहीं, सही तो सारा ही है, और एक टाइम तक तो दोनों दोस्त ही रहे, अभी भी हैं ही हैं, लेकिन थोड़ा सा रहता है क्योंकि एक वर्ग है जो ध्रुव में अपने आप को हीरो देखता है, और ध्रुव के खिलाफ एक वर्ग है जो नीतीश को चाहता है कि वो खड़ा हो। हालांकि नीतीश न्यूट्रल टाइप का आदमी है, वो 360 घूम जाता है। आज उसकी तोप इधर है, कल इधर होगी, कल इधर की तरफ वो होगी। तो प्योरली फैक्ट्स पे ही बात करते हैं हर चीज को, कुछ तो से ये कुछ रीजन है नहीं। कि एक वर्ग चाहता है कि नीतीश उनकी आवाज़ के रूप में आए। ये शुरू हुआ था केरला स्टोरी के बाद। तो केरला स्टोरी पे ध्रुव ने एक वीडियो बनाई थी। तो ध्रुव का ये कहना था कि ये 3 केस हैं और इनके आधार पे तुम पूरे स्टेट को कैसे कर सकते हो। और नीतीश ने ये बनाई थी कि अगर 3 भी केस हैं तो वो बहुत, ये कैसे पॉसिबल है कि 3 लोगों को कन्विंस कर लिया। और नीतीश का ये आर्गूमेंट था कि अगर 3 हैं तो यानी कि कम से कम 100-200 लोगों को तो गए होंगे ना अप्रोच करने। तो इस तरह से ये वीडियो थी, तो वहाँ से विवाद शुरू हुआ। लेकिन हालांकि ये सच है कि एक समय रहा है जब नीतीश और ध्रुव एक दूसरे के एडमायरर रहे, और नीतीश हमेशा ध्रुव का एडमायरर रहा है, और नीतीश ने कई बार तारीफ़ करी है ध्रुव की। लेकिन अभी मामला थोड़ा ऐसा चल जाता है, थोड़ा ढीला ढीला। पर भाई आप लोगों के पास ऐसे, जैसे जो YouTube के जर्नलिस्ट मैं कहूँगा जो खुल के अपनी बात रख पा रहे हैं, अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं है, तो आप लोगों के पास ऐसे फंडिंग ऑप्शंस आते हैं कि भाई आप फंड पकड़ लो हमसे और हमारी कमियां छुपाओ? जैसे ध्रुव राठी के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो फंडेड है लेफ्ट से या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं? मतलब एक कैंपेन की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, देखो, एक मतलब अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हालांकि ये आरोप लगाना बहुत इजी है कि फलाने ने फलाने से पैसा ले रखा है या ध्रुव ने ले रखा है, पर ये भी बहुत इजी है कि आजकल यूट्यूबर्स या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं पैसे लेके करते ही हैं, है ना। आजकल तो कॉमेडियंस पे भी करवा ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक पर भाई जो जर्नलिस्ट थे प्रॉपर, जिनको चैनल से ही निकाल दिया गया, जैसे रवीश कुमार हो गए और भी बहुत सारे हैं, ये थोड़ी ले रहे होंगे। आप खुद हो। मैं इन 2 लोगों के बारे में, मैं पूरी मीडिया के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार, मैं ये कैसे, देखो मैं इस पे नहीं कहूँगा कुछ भी कि भाई पत्रकारिता कैसी है किसी की, आपको कुछ पसंद हो सकती है, किसी और को और हो सकती है, वो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे हम सब के, है ना। लेकिन मैं ये लिख के अपने जमानत पे ये कह सकता हूँ कि इन लोगों ने 1 रुपया एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, और इन लोगों से लोगों की इतनी फटती है जो अप्रोच करने वाले। देखो, अप्रोच भी एक लिमिट, लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी लेगा ये नहीं लेगा। मेरे को शुरू में जब मैं ट्विटर चलाता था या अभी भी चलाता हूँ, तो शुरू में मुझे ट्विटर की एजेंसियाँ आती थी कि आप ये ट्वीट कर दो, इतने पैसे ले लो, या आप ऐसा करो महीने में 6 कर दिया करना, हमसे महीने में इतने पैकेज बांध लो। पैकेज, हाँ आता है, वही सबको ही आता है जो भी ट्विटर पे फेमस हैं। और जो भी हैशटैग, अगर किसी नेता के साथ किसी हैशटैग को देख लो, समझ लो आज उसके यहाँ पनीर बनेगा, है ना। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ट्विटर के, ज़्यादातर जो हैशटैग यूज करते हैं किसी नेता की तारीफ़ कर रहे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत ही स्लाइटली, है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले स्टालिन का चल रहा था कि स्टालिन इन US, एक ये हैशटैग था, वो सारा पेड़ अभी था। आजकल वो चल रहा है, वन तारा का इनॉग्रेशन कर दिया है। तो ये सारे पेड़ होते हैं, बिल्कुल पेड़ होते हैं, और ऐसे मुझे भी आते थे, लेकिन अब मुझे नहीं आते क्योंकि मैंने जो भी 3-4 एजेंसी होते हैं सबको मना कर दिए हैं। सबके रेट होते हैं, प्रॉपर लिस्ट होती है, हमने खुद आंखों से देखी है, अपने ही जानने वालों के, आसपास के लोगों के। कई लिस्टों मेरा भी नाम डाल देते हैं वो दिखाने के लिए
कि देखो हम इनसे भी कर लेते हैं, इनसे हम इनसे भी deal बड़े करवा बड़े सकते लोग हैं हमारे साथ में, ये दिखाने के लिए। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अजीत अंजुम और रवीश कुमार को तो अप्रोच करना ही एक बहुत मुश्किल काम है। रवीश कुमार थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं, नेताओं से नहीं मिलते, बहुत ही प्राइवेट आदमी है। और अजीत अंजुम बहुत ही खुददार आदमी है। मैं ये कहता हूँ भाई आप उनकी वीडियो पसंद करो मत करो, उन्हें अच्छी कहो बुरी कहो जो भी हो, ये कह दो कि एक तरफा हैं, ये कह दो कि बायस्ड हैं, ये कह दो कि उनकी पत्रकारिता आपको नहीं पसंद है, पर इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन्हें कोई कंप्रोमाइज़ तो दूर, वो इंटरव्यू में कंप्रोमाइज़ नहीं होते। बाकी तो छोड़ दो पैसे की बात। ऐसा पहले अर्नब के लिए बहुत लगता था, क्योंकि वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना और मतलब सटीक बात कह देता था, पर वो भी अब चेंज हो गया है देखा नहीं, जाए इन बिल्कुल सही बात है। अर्नब गोस्वामी, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक टाइम था जब मेरे वॉलपेपर पे अर्नब गोस्वामी हुआ करता था। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और उस टाइम पे मुझे अर्नब गोस्वामी बड़ा पसंद था। और JNU का मामला था जिसमें उसने उमर खालिद को बहुत ही तगड़े से रगड़ा था और इंग्लिश में, और मैं पहली बार देख रहा हूँ इंग्लिश में कोई बोल रहा है, मैं ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन यह मज़ा आया, ये भाई रेल दिया है उसने। तो उस टाइम पे हमें वीडियो आई कि JNU में कोई नारे लगें, वो बाद में झूठी निकली, लेकिन उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आया कि हमारे देश में रह के हमारे ही देश के खिलाफ ऐसी बातें चल रही। तो अर्नब गोस्वामी, मैंने उस टाइम पे DP लगाई अर्नब गोस्वामी की। लेकिन देखो अर्नब गोस्वामी का ये है कि कांग्रेस के टाइम पे वो कुछ और थे और आज कुछ और हैं यहाँ। तो यहाँ हमें नहीं पता था कि 2014 में या वैसे पहले कि ये चेंज होने वाले हैं। लेकिन रवीश कुमार के मामले में यह है कि आपने 2 कार्यकाल देख लिए, मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी देख लिया और ये वाला भी। आप रवीश की रिपोर्ट को जाके देखो, सारी में वो गवर्नमेंट की एस्तेसी कर रहे हैं, सारी वीडियोज़ में। एक वीडियो तो उनकी ये भी वायरल है जिसमें वो एक नाले के पास जा रहे हैं कि प्लीज़ टेल मनमोहन सिंह के, और मनमोहन सिंह का नाम लेके बोल रहे हैं, है ना। तो रवीश कुमार के हमने 2 कार्यकाल देख लिए, एक कांग्रेस के टाइम थे और बीजेपी के टाइम थे। तो अब और क्या ही चाहिए किसी के प्रूफ के लिए। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपने बहुत ही बेबाक तरीके से सारी बातें करी है। और सच बताऊँ तो अब हमें डर लग रहा है कि हम पे कोई दिक्कत ना आ जाए। अब हम सोच रहे हैं इस वीडियो में से कौन सा वर्ड म्यूट करें, आपका एडिट पे कौन सा कटेगा, क्या डलेगा। ईमानदारी म्यूट कर देना भाई। आप तो देखो बेबाक हो, तो जिसे भी दिक्कत हुई है भाई इस पॉडकास्ट से, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल लगा रहे हैं हम, ट्विटर हैंडल लगा रहे हैं, भाई को पर्सनली जाके अपनी राय रख दे, क्योंकि भाई ने तो हमारे पॉडकास्ट में ओपन चैलेंज कर दिया, अगर एक भी बात भाई की गलत लगे तो मेरे पे केस करो, मैं प्रूफ दे दूंगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया, आपको लगता है ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानी चाहिए, तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें। भाई के यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी हम यहाँ लगा रहे हैं, सारी वीडियोस आपको भाई की विद प्रूफ देखने को मिल जाएंगी पॉडकास्ट में, क्योंकि लेंथ कम होती है। हो सकता है कि डिटेल में ना बात की हो, पर डिटेल्ड वीडियोस भाई के चैनल की हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, भाई के चैनल का लिंक भी डाल देंगे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आप कुछ मैं कह भी रहे एक थे? बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से इधर आएँ या मेरे थंबनेल को देख के आएँ, तो मैं बस आपसे एक चीज़ कहूँगा कि लेफ़्ट की या न्यूट्रल स्पेस की आज के ज़माने में वो सिकुड़ रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, या वो मुहाने पे खड़े हैं या बचे ही नहीं हैं। वैसे में अगर कोई भी पॉडकास्ट ये रिस्क लेके कि उनके बारे में क्या बातें होंगी या उन पे कोई कार्रवाई हो सकती है, फंडिंग रुक सकती है, स्पॉन्सर कम आए, या मतलब 50 रिस्क रहते हैं, या हमारे बारे में बातें क्या होंगी, है ना। कोई पॉडकास्ट अगर हम जैसे लोगों को अगर स्पेस दे रहा है, इतने वोकल और जो बिल्कुल कोई हमारे बीच में कोई फ़िल्टर नहीं है, और इतना स्पेस दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं कि आप उन्हें सब्सक्राइब करके जाएं और ज्वाइन भी करके जाएं। तो आप केवल वीडियो देख के ना जाएं, प्लीज़ इनका ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, भले ही आप वीडियो देखें चाहे ना देखें। थैंक यू भाई जी यार, दोस्त आपने तो हमारा काम करवा दिया, बढ़िया। चलो जी, बाय बाय, मिलेंगे नए पॉडकास्ट में जी, बाय बाय। ध्यान रखो, अवेयर रहो, अच्छी चीज़ें फैलाते रहो, बुरी चीज़ों से दूर रहो, और अपना मेहनत करो, स्किल विल सीखो कोई, और बढ़िया अपना काम धंधा करो, भाई की वीडियोस देखते रहो, तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो जी, देश की इज्जत करो, डोंट ट्रबल योर माता पिता और मीडिया के भारत झांसे माता। में मत आना। चलो बहुत मिलते झांसे हैं। दे रहे हैं। ओके जी। चल।